मान लीजिए आज आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको सुबह जल्दी उठना है, रात की या अर्ली मॉर्निंग की आपकी फ़्लाइट है, तब आपको उस दिन आपको पेट साफ़ करने में दिक्कत होगी। आपका एग्ज़ाम है, स्ट्रेस है, आपको उस दिन दिक्कत होगी। किसी लोगों को एग्ज़ाम के स्ट्रेस में डायरिया होता है, किसी को मोशन पास ही नहीं होते हैं। एक चूरन सबके लिए नहीं है जो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो हमारे चूरन हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं वो क्विक रिलीफ के लिए बने हैं। उनके अंदर स्टिमुलेंट लेगेटिव होते हैं। स्टिमुलेंट मतलब ये हुआ कि वो आंत को स्टिमुलेट कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं कि भाई आप जल्दी जल्दी सब कुछ बाहर निकालो। आजकल बच्चों को भी देखें, जो टीनेजर्स हैं या बड़ों को भी, एडल्ट्स में भी हम देखें, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि फ़ोन को आप साथ लेके जाते हैं। आजकल वेस्टर्न सब जगह पे हैं टॉयलेट, सो वो लोग बैठते हैं। सो ऑटोमेटिकली आपका बैठने का टाइम बढ़ जाता है। आप वहाँ बैठे रहते हैं, आप जोर लगाते रहते हैं, आपका ध्यान मोशंस की तरफ नहीं है, आपका ध्यान कहीं ना कहीं और डिस्ट्रैक्टेड है। सिगरेट पीने से उनका ब्रेन सच में कोई मैसेज दे रहा हो कि नहीं अब आप उल्टा निकोटीन या उस तरीके से ड्रग से या तंबाकू से तो मैं कहूँगा कि कब्ज़ होने की संभावना ज़्यादा है रादर देन के पेट साफ होने की। कब्ज़ के मरीजों को मतलब क्या उनकी खान पान की शैली क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे आम तौर पे फर्स्ट थिंग दैट दे हैव टू डू इज़ कि पानी इनफ पिए। हमको फीलिंग रहती है कि यार मुझे पेट और साफ़ करना है, और उस फीलिंग के लिए हम चूरन, कभी कभी पानी का इस्तेमाल करना, पानी के जेट का इस्तेमाल करना। कभी कभार कई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं उंगली डाल के मैं निकालता हूँ उस स्टूल को। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी पीकू, जिसमें कॉन्स्टिपेशन को बहुत अलग ढंग से दिखाया गया था। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हम जानते तो हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं, लेकिन इसका सही डायग्नोसिस क्या है, सही इलाज क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जुबिन देव शर्मा, जो फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में सीनियर कंसल्टेंट हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, दिसंबर को कॉन्स्टिपेशन अवेयरनेस मंथ के रूप में जाना जाता है। कॉन्स्टिपेशन पर बात करने से पहले हम अगर ये समझना चाहें कि जो मल बनने की प्रक्रिया है शरीर में, वो किस तरह से होती है, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा भ्रम ये है कि जो कब्ज़ है उसके कारण स्पष्ट नहीं आते हैं लोगों को समझ में, जी। और ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वर्क करता है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि कई पेशेंट्स आते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन कंप्लेन करते हैं, लेकिन उनको सही मायने में या ट्रू सेंस में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। सो यदि हम बात करें, क्योंकि हम दिन में देखिए कई बार खाना खाते हैं, 3 बार खाना खा रहे हैं, 2 बार खाना खा रहे हैं, लेकिन हम उतनी ही बार दिन में कई बार बाथरूम नहीं जाते हैं मल को क्लियर करने के लिए। तो इसका एक पूरा एक प्रक्रिया है। जब हम खाना खाते हैं, वो सबसे पहले हमारे पेट में, मतलब खाने की जो थैली है उसके अंदर जाके वहाँ पे कुछ देर तक वहीं पर रहता है, स्टमक के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का खाना खा रहे हैं, जिसमें फ़ैट ज़्यादा हैं या प्रोटीन ज़्यादा हैं। वो एनीवेयर बिटवीन समझ लीजिए 1.5 से 3 से 4 घंटे वहाँ पर वहीं पर वो रहता है, और वहीं वो एक तरीके से जो पेट का एसिड है उसको अपन डाइजेस्ट करता है, उसको थोड़ा सा उसकी जो इंटेंसिटी है खाने की उससे कम करता है। जब वो काफ़ी लिक्विड फॉर्म में बन जाता है तब वो छोटी आंत में अंदर एंट्री करता है। अब छोटी आंत हमारी जो है वो हमारी पूरी जो आंतें हैं उसमें सबसे लंबी, उसको हम छोटी आंत कहते हैं। उसका नाम छोटी इसलिए है बिकॉज वो साइज़ के लिए हिसाब से उसकी विड्थ कम है, लेकिन लंबाई में वो सबसे लंबी है, और सबसे लंबी देर खाना वहीं पर हमारा टिकता है। और कम से कम समझ लीजिए 8 से 10 घंटे वहीं पर वो रहेगा, जब तक कि वहाँ, और वहीं पे सबसे ज़्यादा हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है, कि खाना के जो भी सारे प्रोटीन हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। उसके बाद जब वो पूरा एक पानी के जैसे या एक पतले पानी जैसे मल के जैसे फॉर्म में बन जाता है, तब वो बड़ी आंत के अंदर एंटर करता है। और बड़ी आंत का मेन काम है कि वहाँ पर हमारा पानी जो है उसमें से एब्जॉर्ब करे, और वो फिर हम जब सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में जो स्टूल बेसिकली बनता है उस फॉर्म की जैसे वो सामने बने। सो बड़ी आंत में वो अगेन वो डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक वहाँ पे रहेगा। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 10 से 24 घंटे तक वो बड़ी आंत के अंदर मल जो है वहीं पर रहता है। सो ओवरऑल नॉर्मली एनीथिंग बिटवीन समझ लीजिए 24 से लेके 48 घंटे या 72 घंटे तक इतना टाइम लगता है एक मल को, एक खाने से एक मल की तरफ कन्वर्ट होने में, जो कि सेमी सॉलिड हो या सॉलिड हो, और इवेंचुअली बाहर आए। अब ये दिमाग में हमें रखना है कि कभी भी हमारी आंतें पूरी तरीके से खाली नहीं होती हैं मल से, वो हमेशा उसके अंदर रहता है। जो बड़ी आंत का सबसे नीचे का हिस्सा है, जिसको हम रेक्टम भी कहते हैं, रेक्टम एक प्रकार से एक स्टोरेज ऑर्गन है।
कि भाई जब वहाँ पे आके मल इकट्ठा होगा और जब एक इनफ वैल्यू तक पहुँचेगा, इनफ नंबर तक पहुँचेगा, तब वो दिमाग को सिग्नल भेजेगा कि अब आपको भाई बाहर निकालना है इसको, बिकॉज अब आपका इनफ अंदर हो गया इकट्ठा। तो वो सिर्फ जब रेक्टम है वही खाली होता है, बाकी जो पूरी आंत है वो खाली नहीं होती है। और वो जो क्वांटिटी है वो कई अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती है। और ये जो अपना रेक्टम से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जिसको इंग्लिश में हम डिफिकेशन बोलते हैं, ये डिफिकेशन की भी कई तरीके से खराबियों के कारण टाइम एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। सो ये पूरा प्रक्रिया अच्छा, है। तो ये समझा जाए कि कॉन्स्टिपेशन बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन की, राइट। कि इसमें कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर डिजीजेज हैं, कुछ अगर सामान्य नहीं है, वहाँ कुछ गड़बड़ी है, तो उससे भी फर्क पड़ता है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, हमारी बड़ी आंत की मूवमेंट्स डिपेंड करती हैं कि हमारी पेट की या छोटी आंत की जो मूवमेंट्स हैं वो हेल्दी हैं कि नहीं हैं। अगर आप देखें, अगर पूरा ही आंत, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर पेट से लेकर छोटी आंत, बड़ी आंत, सबकी ही मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। और अगर पूरा ही जीआई ट्रैक्ट की मूवमेंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन डेफिनेटली होगा, जिसको हम स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन भी बोलते हैं। सबसे आम उदाहरण इसका अगर हम देखें तो जो आजकल के टाइम में पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ इंडिया में, यूपी में जो ड्रग अब्यूज़ है जितना है, जो ओपियोइड्स वगैरह ड्रग्स यूज़ करते हैं, उन लोगों में काफ़ी कॉन्स्टिपेशन होता है। और ये सारे ही ट्रैक को, जीआई ट्रैक को स्लो कर देता है। तो ये डिपेंड करता है कि बाकी आंत कैसी है। और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, जैसे मैं पढ़ रहा था कि अच्छी नींद अगर आपको नहीं मिली है, आपको कोई थायराइड है या पहले से कोई बीमारी है, जी तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन या पेट में आपकी बाउल बिल्कुल। मूवमेंट को वो प्रभावित करती है। तो ऐसी कौन सी डिजीजेज हैं, या एज के हिसाब से, या हमारे जो दिनचर्या है उसके हिसाब से क्या क्या वो कारक हैं जो उसमें असर डालते हैं? देखिए, मैं यूजुअली सारे अपने पेशेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ कि हमारी जो आंतें हैं, जिसको हम गट या जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, वो एक ऑलमोस्ट एक सेकंड ब्रेन है आपका। क्योंकि वो दिन भर में इतनी चीज़ों से इंटरेक्ट करेगा, जो भी हम खाना खा रहे हैं अंदर इंटरेक्शन होगा। हमारे नर्वस सिस्टम से उसका कंट्रोल है कि वो कितनी मूवमेंट करेगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंज होगी, मान लीजिए आज आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको सुबह जल्दी उठना है, रात की या अर्ली मॉर्निंग की आपकी फ़्लाइट है, तब आपको उस दिन आपको पेट साफ करने में दिक्कत होगी। आपका एग्ज़ाम है, स्ट्रेस है, आपको उस दिन दिक्कत होगी। किसी लोगों को एग्ज़ाम के स्ट्रेस में डायरिया होता है, किसी को मोशन पास ही नहीं होते हैं। अच्छा, ट्रैवल को एक बहुत अलग से अगर देखा जाए तो इससे तो लगभग हर आदमी परेशान रहता है। कभी ऐसा भी होता है कि ट्रैवल के दौरान कॉन्स्टिपेशन ना होकर के बार बार उसको ऐसा महसूस होता बिल्कुल है? हो सकता है। सो जैसे मैंने बताया कि हमारा नर्वस कंट्रोल है पूरे जीआई ट्रैक्ट के ऊपर। एक तरीके से जितनी हमारी नर्व्स दिमाग में हैं, उतनी ही नर्व्स हमारे पेट के अंदर है। सो एनी स्ट्रेस, चाहे वो काम का स्ट्रेस, ट्रैवल का स्ट्रेस, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, लाइफस्टाइल ख़राब होना, जो दिमाग में तंग कर सकता है वही पेट में तंग कर सकता है। किसी को डायरिया होगा, जैसे आपने बताया कि बार बार मोशन आ रहा है ट्रैवल के टाइम में, किसी का हुआ कि यार पेट साफ ही नहीं हुआ, 3 दिन हो गए हैं। सो ये हमारा नर्व कंट्रोल बहुत डिपेंड करता है कि हमारे इमोशंस कैसे आएंगे। इसके अलावा, जैसे आपने पहले पूछा था, कई तरह की बीमारियां भी हैं। डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ में कई प्रकार की ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं, एसएलई वगैरह होता है। इन सब के अंदर हमारी मूवमेंट्स ख़राब हो सकती हैं, किसी में तेज़, किसी में स्लो, बट ओवरऑल मेजॉरिटी में स्लो होता है। और ये सब चीज़ें कॉन्स्टिपेशन कर सकती है। इसके डायग्नोसिस में अगर हम जाएं, तो जैसा आपसे पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि हर पेशेंट अलग है इसके जी डायग्नोसिस में। जी और जैसा कि विज्ञापनों में रहता है, दिखाया जाता है कि ये खाएं और इससे आपको पेट साफ हो जाएगा। इस कारण से लैक्सेटिव की जो है इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जी। बहुत उल जुलूल तरीके से। तो इसको कैसे डायग्नोज करें पेशेंट, और अपने कॉन्स्टिपेशन को कैसे समझें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि हमारे के अंदर अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो किस प्रकार से हो रहा है। अगर कुछ दिनों का ही है, 2 या 4 दिन हुए हैं, हमने ट्रैवल किया है, खाना कुछ बाहर खाया, वो एक शॉर्ट टर्म है, वो हम स्मॉल डोज ऑफ कॉमनली अवेलेबल लैक्सेटिव्स से यूज़ करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हमें लंबे समय का कब्ज़ चल रहा है, उसको साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले यू नीड टू मीट अ डॉक्टर हु कैन अंडरस्टैंड, हु या इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखता हो, जो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को ही ज़्यादा डील करे। ये कैसे समझेंगे, मतलब क्या सो स्पेसिफिक डॉक्टर हैं ऐसे? जी, मेजरली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही इसको अच्छे से देख सकते हैं, फिजिशियंस भी देख सकते हैं। बट अगर बहुत ही लंबे समय की कब्ज़ है, डिफ़िकल्ट पेशेंट्स हैं, डिफ़िकल्ट कब्ज़ के डील कर रहे हैं, उसके लिए डेडिकेटेड आपको जीआई मोटिलिटी एक्सपर्ट्स चाहिए,
जो कि इसी चीज़ को मेनली हमें देखते हों, इसी चीज़ के लिए उनके एक डेडिकेटेड क्लिनिक्स हों। उसके बाद साइंटिफिकली हम इसको एनालाइज करें कि हमें कब्ज़ किस प्रकार की है। जैसे कि कईयों को आंतें स्लो होना, वो एक बीमारी हो जिसको हम स्लो ट्रांजिट बोलते हैं, जो मूवमेंट होता है तो मूवमेंट्स कम हैं। किसी को मूवमेंट्स की दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ बाहर निकालने की जो प्रणाली है, जिसको डिफिकेशन की जो लास्ट पार्ट है, जो पूरा प्रोसेस का, उसकी प्रॉब्लम है। सो ये जो सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको टेस्ट करने के लिए कई तरह के टेस्ट आजकल अवेलेबल होते हैं। एंडोस्कोपी ऑफ कोर्स एक तरह का टेस्ट है, कोलोनोस्कोपी एक तरह का टेस्ट है। उसके अलावा मैनोमेट्री नाम का एक टेस्ट होता है। मैनोमेट्री ये देखता है कि जो आपकी मोशंस को जो निकालने की जो पूरा एक मेथड है, जो एक प्रणाली है, जो मसल्स हैं, वो आपस में तालमेल से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिससाइनर्जिक डिफिकेशन, मतलब मसल जो है वो साइनर्जी में काम नहीं कर रहे हैं और आपको निकालने में दिक्कत हो रही है। सबसे आम तौर पे एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि उनको मोशंस को पेट, जो लोग कहते हैं कि आज मेरा पेट साफ़ नहीं हुआ, मोशन तो आया है लेकिन संतुष्टि नहीं हुई है या साफ़ नहीं हुआ है, उनमें आम तौर पे ये प्रॉब्लम मैक्सिमम होती है कि भाई जो मसल्स हैं वो इतने टाइट हैं कि कम्प्लीटली रेक्टम को एम्प्टी करने से रोक देते हैं। सो बाकी टेस्टों की बात करें तो आजकल इससे आगे भी है। आजकल टेस्ट ऐसे अवेलेबल हैं जो कि हम एग्जैक्टली ये देख सकते हैं कि आपकी छोटी आंत कितनी देर में खाली हो रही है, आपका पेट कितनी देर में खाली हो रहा है, आपकी बड़ी आंत कितनी देर में खाली हो रही है। बट एक कुछ ही डिफरेंट सेंटर्स पे अवेलेबल हैं जो कि डेडिकेटेड कॉन्स्टिपेशन क्लिनिक्स की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं। अभी जब ये स्मार्टफ़ोन्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ा है, क्या ये भी हमारे बाउल मूवमेंट्स को और कॉन्स्टिपेशन को, इसका कोई असर है, जो स्क्रीन टाइम लोगों का जी, बढ़ गया? डेफ़िनेटली है। अगर आप आजकल बच्चों को भी देखें, जो टीनेजर्स हैं, या बड़ों को भी, एडल्ट्स में भी हम देखें, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि फ़ोन को आप साथ लेके जाते हैं। आजकल वेस्टर्न सब जगह पे हैं टॉयलेट, सो वो लोग बैठते हैं। सो ऑटोमेटिकली आपका बैठने का टाइम बढ़ जाता है। आप वहाँ बैठे रहते हैं, आप ज़ोर लगाते रहते हैं, आपका ध्यान मोशंस की तरफ नहीं है, आपका ध्यान कहीं न कहीं और डिस्ट्रैक्टेड है। इससे जो ये डिफिकेशन की जो मैं प्रॉब्लम बता रहा था, ये काफ़ी तेज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज़ आपका ध्यान उस प्रोसेस में नहीं है, आप कहीं और ध्यान दे रहे हैं। तो मसल से कहीं न कहीं आपका मिसयूज़ होना शुरू होता है और लॉन्ग टर्म में इससे फिर पाइल्स बनना, हेमरॉइड्स बनना, फिशर्स बनना, ये बिकॉज़ आप मसल्स का ज़्यादा जोर लगाएँगे, तो ये इंजरीज़ वगैरह होंगी। क्या कोई टाइमिंग है ऐसे टॉयलेट जाने की, कितने टाइम आपको बैठना चाहिए? सो यूजुअली फिक्स टाइमिंग कुछ नहीं होता है, लेकिन ये है कि पहले 5 से 10 मिनट के अंदर आपको जब ज़ोर आना शुरू होता है, तब आपको वहाँ जाना है। उसके अंदर आम तौर पे 80% आपकी डिफिकेशन हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको आधा घंटा लग रहा है, पौना घंटा लग रहा है, वो डेफ़िनेटली एबनॉर्मल है और उस केस में कहीं न कहीं आप मसल्स का यूज़ गलत कर रहे हैं, या फिर आपको उतना ज़ोर नहीं आया, आप सिर्फ़ फ़ोन देखने के लिए, बैठने के लिए वहाँ गए हुए हैं। ये वही है जो डिसएनर्जिक डिफिकेशन है कि आप गए, आपको पूरा पेट साफ नहीं हुआ, फिर उठे, फिर थोड़ी देर में ज़ोर आया, फिर आप गए बाथरूम। तो ऐसा दिन भर आप कम से कम 3 या 4 बार स्मॉल अमाउंट्स का मोशन आता रहता है। ये मसल्स की प्रॉब्लम है। ये आम तौर पे आपके पेट का पुश और लैट्रिन का जो बाहर निकालने का जो स्फिंक्टर है, वो आपका एडिक्वेटली रिलैक्स नहीं हो रहा है। इसको पिकअप करने के लिए मैनोमेट्री है, और अगर ये पिकअप होता है तो इसका ट्रीटमेंट लैक्सेटिव नहीं है, क्योंकि मोशन तो आ ही रहा है आपको। इसका ट्रीटमेंट होता है बायोफीडबैक, मतलब उसी मशीन पे जहाँ मैनोमेट्री वगैरह होती है, उसके बेस पे एक्सरसाइज की बताई जाती हैं। एक तरीके से एडल्ट टॉयलेट ट्रेनिंग है कि ओके, आप हम मशीन पे ये दिखाते हैं कि आपका पेट का ज़ोर इतना लग रहा है और आपका रिलैक्सेशन इतना है। अगर पेट का ज़ोर कम है और रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो मोशन एडिक्वेटली बाहर नहीं आएगा। सो ये पेशेंट्स मोस्टली एक चूरन सबके लिए नहीं है जो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो हमारे चूरन हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, वो क्विक रिलीफ के लिए बने हैं। उनके अंदर स्टिमुलेंट लेगेटिव होते हैं। स्टिमुलेंट मतलब ये हुआ कि वो आंत को स्टिमुलेट कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं कि भाई आप जल्दी जल्दी सब कुछ बाहर निकालो। वो कुछ दिन के लिए तो काम करेगा, लेकिन क्रॉनिक है तो नहीं करेगा। क्रॉनिक में अगर आप उसको यूज़ करते जाएंगे तो आंत भी एक लेवल पे आके जवाब दे देगी कि भाई बस इससे ज़्यादा मुझसे काम नहीं होगा। सो जैसे हमारी वो कहावत है कि आप एक कमज़ोर घोड़े को कितनी ही देर तक धक्का देते जाओगे, तो ये काम वही करते हैं कि एक से कई हमारे पेशेंट आते हैं जो 10 साल से ये सब प्रकार के चूरन, जिस जो मार्केट में आम नाम आपको सबको पता है, वो यूज़ होते हैं। इनमें सेना होता है। सेना एक केमिकल है जो कि उसको स्टिमुलेट करता है आंत को। वो इतना स्टिमुलेट करता है कि जब हम कोलोनोस्कोपी करके देखते हैं तो कई बार पूरा इंटेस्टाइन ब्लैक हुआ होता है अंदर से। सो दिस इज समथिंग जो हमें नहीं करना चाहिए। कब्ज़ के मरीजों को मतलब क्या उनकी खान-पान की शैली क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे आम तौर पे फर्स्ट थिंग दैट दे हैव टू डू इज़ कि
पानी इनफ पिए। हुँ। अगर आप पानी दिन में 3 से 4 लीटर नहीं पी रहे हैं, अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो बात अलग है, बट नॉर्मल आदमी को इतना पानी अगर आप नहीं पी रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहेगी। सेकंड, फाइबर का इंटेक। हुँ। फाइबर मतलब आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको मल्टीग्रेन वगैरह आटे मिलते हैं वो खाने हैं, मैदा वगैरह कम खाना है। अगर फाइबर नहीं होगा सो मोशंस जो हैं वो उतने एडिक्वेट या पासिंग जो है वो उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी आपकी। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेड रिडन हैं, बेड पे ही रहेंगे, बैठे ही रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आंतों की मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली स्लो होगी। और ये एक नेचुरल अडेप्टेशन है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जो बेड पे रिडन है, अगर उसको दिन में 5 बार मोशन उठ के जाने की जरूरत पड़े वो नहीं जा पाएगा। तो बॉडी की अडेप्टेशन है कि वो ऑटोमेटिकली आंतों को स्लो करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि एडिक्वेट पानी पीना, फाइबर अच्छे से खाना, फ्रूट्स खाना और एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज ना सिर्फ हार्ट के लिए, लंग के लिए, मसल्स के लिए, आपके पेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऐसे ओपीडी करते हुए आपको ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी गलतफहमियां हैं कॉन्स्टिपेशन को लेकर जी, के? देखिए, सबसे पहले ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको सही मायने में ट्रू कॉन्स्टिपेशन है या परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन है। मतलब कि भाई मुझे लगता है कि मुझे शायद कब्ज़ की बीमारी है, कुछ लेकिन स्पेसिफिक सिम्टम्स अगर बताएं। जैसे जो ये आपने बताया कि भाई पेट पूरा साफ ना होना, ये एक परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन है, ये एक ट्रू नहीं है। इसमें कोई सही मायने में आंतें स्लो नहीं हो गई हैं हमारी। सो हमको फीलिंग रहती है कि यार मुझे पेट और साफ़ करना है, और उस फीलिंग के लिए हम चूरन, कभी कभी पानी का इस्तेमाल करना, पानी के जेट का इस्तेमाल करना, कभी कभार कई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं उंगली डाल के मैं निकालता हूँ स्टूल को। तो ये सारी हैबिट्स डेफिनेटली ख़राब हैं। इसमें ये किसी भी प्रकार की कॉन्स्टिपेशन में हमें इसका यूज़ नहीं करना है। आजकल ये काफ़ी फैड है, पर्टिकुलरली बड़े शहरों के अंदर हमारे ये जो गट क्लेंजिंग के कई सारे कॉन्सेप्ट चले हैं, उसके अंदर लोग अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ या अनीमास का इस्तेमाल करते हैं डेली बेस पे कि मैं पूरा कोलन साफ़ कर दूंगा या कोलन एक वॉश हो जाएगा। ये काफ़ी हानिकारक है। ये चीज़ें मैं डेफिनेटली आई विल से कि इसे नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन को हम लोग जो है आम धारणा ये है कि बहुत ईजिली लेते हैं कि ठीक है, पेट ही तो नहीं साफ हो जी, रहा है। ये कितना गंभीर है? या कभी-कभी ऐसा लगता है लोगों को कि हाँ ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बन रही है, हम जो है एंटासिड वगैरह लेकर के काम चला लेते हैं। जी, कॉन्स्टिपेशन कितना सीरियस है? मतलब इस पे बहुत ज़्यादा बात हुई है, लेकिन इसमें अवेयरनेस बहुत कम है इसके बारे में, एक्चुअल अवेयरनेस जो जी, है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसके मायने में, सही मायने में अवेयरनेस बहुत कम है, बल्कि कई लोग इसका मजाक भी बनाते हैं जब कोई बंदा तंग होता है कॉन्स्टिपेशन से। इसको मैं 2 तरीके से आपको आंसर करूँगा। एक, जब ये सही मायने में एक सीरियस रूप धारण करे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर है और आपको अब जाके पहली बार न्यू ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन हुआ है, आपका वेट भी कम हो रहा है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तब इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ सेकेंडरी, मतलब अंदर कुछ ना कुछ बड़ी आंत के अंदर कुछ गांठ है जो आपको क्रिएट कर रही है। वो एक सीरियस गांठ वगैरह बन सकती हैं, उसको हमें डेफिनेटली चेक करना चाहिए। दूसरे पेशेंट्स हैं जो कई लंबे समय से, कब से उनको हुआ है, कई साल हो गए हैं, आप उनसे बात करो तो वो इतने परेशान रहते हैं मानसिक रूप से कि पेट पूरा साफ नहीं हुआ, कि उनकी पूरी दिनचर्या, पूरा काम सिर्फ उसी के ऊपर है। मेरे कई पेशेंट्स हैं जो कि वॉर वेटरन्स हैं, 1981 वॉर्स वगैरह फाइट किए, वो आके बोलते हैं कि सर हमें लड़ाई में इतना नहीं कुछ हुआ या कभी इतना कोई डर नहीं लगा, हमें इससे हम परेशान हैं, हमको ये ठीक करो। सो ये जो मानसिक रूप से परेशान होना भी एक तरीके से एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं। सो हमें दोनों तरीके से पेशेंट्स की मदद करनी चाहिए। क्या कॉन्स्टिपेशन किसी सीवियर डिजीज़ की ओर भी शरीर को ले जा सकता है क्या? जिसने बताया कि कई पेशेंट्स होते हैं जो, जिनको बचपन से कब्ज़ है, जिनकी आंतें फूल रही हैं कब्ज़ के कारण। इन पेशेंट्स में सीरियस कंडीशंस बन सकती हैं कि आंतें बहुत ही ना हिलें और आंतें में पूरा एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। कई कई बार उनको सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है, ताकि कुछ आंत का हिस्सा निकालना पड़ता है। या नई कब्ज़ बनी है, 50 के ऊपर है, तो कई बार कैंसर का डर रहता है, अंदर कोई आंत में कोई गांठ नहीं है जो उसको मोशंस को निकलने में रोक रही हो। क्या ये बाल झड़ने जैसी चीज़ें भी इससे जुड़ी हैं क्या? लोगों के एक मिथ भी है, क्या मिथ है कई इसका? प्रकार की ऑटोइम्यून कुछ बीमारियां होती हैं जो कि दोनों से मिक्स होती हैं, जिसके अंदर आपको कई ऑर्गन्स में कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्वमेंट कर आता देती है। तो उसमें आपको डेफिनेटली बाल झड़ना, कॉन्स्टिपेशन, स्किन की प्रॉब्लम्स आना, हार्ट की प्रॉब्लम साथ में आ सकती हैं। बट जो हमारी नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आमतौर पे कोई कैंसर या कोई सीरियसनेस नहीं आती। बट डेफिनेटली है कि आंतें स्लो हो जाती हैं अगर आप दवाई खाते रहें तो। हम जो मल का रंग होता है, पूप कलर जिसे जी, कहते हैं, उसे उस पे ध्यान देना कितना ज़रूरी है? किसी को कॉन्स्टिपेशन है या किसी का दिनचर्या अगर ठीक नहीं, कई बार जा रहा है या 2 दिन पे 1 दिन पे बहुत
कोई भी इससे जुड़ी हुई दिक्कत है, तो कलर कितना इसका मायने रखता है, इसका कितनी? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कलर हमारा 3 तरीके से डेफ़िनेटली जो हम एब्नॉर्मल बोलते हैं या गलत या ख़राब भी बोलते हैं। एक तो है ब्लैक कलर। अगर आपको बिल्कुल ब्लैक मतलब जैसे हमारी कोल तार होती है जिससे हम सड़क बनाते हैं, उस रंग का कलर अगर स्टूल मतलब आपको आ रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं आँत में आपको ब्लीडिंग हो रही है। रेड ऑफ कोर्स अगर रेड ही आ रहा है तो वो ब्लड ही है। ब्लड है। तीसरा कई बार होता है अगर बहुत हल्के कलर का आ रहा है, क्ले कलर का आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बिलिरुबिन या जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो कम हो गए हैं। तो ये एक तरीके से लिवर की प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है कि कहीं न कहीं बाइल का सिक्रीशन कम हो गया है आपका, इसलिए उसका जो कलर है वो ब्राउन येलो से वाइट या क्ले कलर की तरफ जा रहा है। उन पेशेंट्स को डेफ़िनेटली अपना लिवर एक बार चेक करना चाहिए। अब बाकी किसी-किसी को जब बहुत डार्क ग्रीन कलर आ रहा हो, उसमें अंदर ये होता है कि बाइल पिगमेंट ज़्यादा आ रही हैं। उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं न कहीं अपनी पेट की मूवमेंट्स की बीमारियाँ हो सकती हैं, वो चीज़ चेक करना ज़रूरी है। बाकी नॉर्मल में येलो एनी शेड ऑफ येलो या एनी शेड ऑफ ब्राउन दैट इज़ ओके। अब दूसरी इसमें चीज़ आती है कंसिस्टेंसी की कलर के अलावा। अगर आप ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करें, एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। ये यूके में एक जगह है ब्रिस्टल, वहाँ की जो अपना एक यूनिवर्सिटी है उनके नाम पे एक चार्ट बनाया गया है, जिसको उसने 6 या 7 टाइप्स ऑफ स्टूल की तरफ डिवाइड किया है। जो उसमें ये कहते हैं कि भाई जो टाइप 4 और टाइप 5 है, मतलब जो सेमी सॉलिड की तरह है, जो कि हार्ड नहीं है और आपको निकालने में तंग नहीं कर रहा, वो एक नॉर्मल चीज़ है। अगर बिल्कुल पतला होगा उसको हम टाइप 6-7 बोलते हैं। टाइप 1-2 मतलब बहुत हार्ड हो रहा है और आपको निकालने में दिक्कत हो रही है। सो ये सेमी सॉलिड होना चाहिए, आपको निकालते वक्त दर्द नहीं होना चाहिए, ज़ोर हल्का लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है आपको निकालने के लिए। तो कंसिस्टेंसी भी आपको साथ में चेक करनी है। कई लोग ये कहते हैं बहुत बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, मतलब जी, कभी-कभी, जी। उसका क्या कारण होता है? जी, यूजुअली वो इसका कारण ये होता है कि अगर कुछ ना कुछ हमारा मूवमेंट्स फास्ट हैं या फिर हमारा डाइजेशन जो जो पूरा एक बड़े आंत का जो पानी एब्जॉर्प्शन या छोटी आंत का जो डाइजेशन है, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी हो रही है। उसमें हमें यूजुअली ये देखना होता है कि उसके साथ में सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं, कि उसके साथ में कोई पेट फूलना आ रहा है या पेट का दर्द भी आ रहा है। लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हम खाना क्या खा रहे हैं, बिकॉज मल बनेगा वही जो हम इवेंचुअली खाना खा रहे हैं। अगर हम रोज़ ही बाहर खाना खा रहे हैं तो उसमें बदबू ज़्यादा आ सकती है। तो ये हमें चीज़ों को ध्यान देनी है। आजकल इलाज के लिए 2-3 चीज़ें और बहुत चर्चा में रहती हैं, एक प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। जी, इनका इंटेक भी लोग जो हैं खुद डॉक्टर बन के करना जी, शुरू कर जी, चुके हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी आ गए हैं कि प्रोबायोटिक के नाम पे जो मार्केट में बेचे जा रहे हैं, बिल्कुल। और ये वादा करते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन सही जी, रहेगा, आपका गुड बैक्टीरिया ग्रोथ होगा आपके इंटेस्टाइन में। इसके बारे में अगर कुछ आप स्पष्ट करना चाहें तो? देखिए तो मैं सीधा ही बोलता हूँ कि सबसे अच्छा प्रोबायोटिक दही है, जो कि हम हिंदुस्तान में तो कई साल से बनाते ही आ रहे हैं, सदियों से बनाते आ रहे हैं। आज की डेट में इस चीज़ को कमर्शलाइज़ किया गया है कि आप प्री एंड प्रोबायोटिक टैबलेट्स लीजिए तो आपकी गट के लिए हेल्दी है। देखिए नॉर्मल स्थिति में आपको पेट को कुछ नहीं चाहिए, एक साफ़ सुथरा स्पष्ट खाना और एक्सरसाइज चाहिए। तो ये आजकल जो हमारे प्रोबायोटिक कमर्शलाइज महंगे हैं, इनफैक्ट कई वो अवेलेबल हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, यदि कोई बीमारी है, कुछ-कुछ बीमारियों में आपको हमें प्रोबायोटिक देने की, जैसे मान लो आपको अगर डायरिया हो रहा है या आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो कुछ प्रकार के प्रोबायोटिक्स देने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन गट फ्लोरा जिसको हम चेंज करने की बात कर रहे हैं, वो हर इंसान का एक तरीके से फिंगरप्रिंट है। हर एक का अपना एक नया होता है, एक अलग होता है। सो ये जो ब्लैंकेट है कि सबको आप प्रो एंड प्रोबायोटिक दे दो या हर तरफ दे दो, हर तरह की पेट की बीमारी में दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या शुगर इंटेक और प्रोसेस्ड फूड से भी कुछ कॉन्स्टिपेशन पे फ़र्क पड़ता है? ये भी आजकल लोग शुगर अवॉइड करना चाहते हैं, जी। तो इसका कुछ रिलेशन है कॉन्स्टिपेशन से? प्रोसेस्ड फूड जो है। प्रोसेस्ड फूड का डेफिनेटली है, बिकॉज प्रोसेस्ड फूड में नेचुरली आपके फाइबर कम होते हैं, तो उन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है। सो ऑटोमेटिकली वो आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की तरफ डील करेगा। सेकंड, जो हम पहले गट फ्लोरा की बात कर रहे थे, हाई शुगर इनटेक और हाई प्रोसेस्ड फूड इनटेक, ये आपके गट फ्लोरा को, जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं, उसको भी चेंज करता है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली पेट की हेल्थ में ये रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये हमें ये देखना है कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं, ये ओवरऑल मतलब ब्लोटिंग भी हो रहा है, पेट के अंदर के बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ हो रहा है, उन सब में ये ज़्यादा तंग करते हैं रादर देन जस्ट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर जैसे गली गली हैं, इसमें कई लोग ये एडवाइस करते हैं कि नहीं, जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। अब इस बदलती हुई दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है, जी, क्योंकि किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की बिल्कुल ही
मतलब हर हफ्ते के 3 दिन अगर वो 4 दिन ड्यूटी कर रहा है, चारों दिन की शिफ्ट अलग हो सकती है। जी। इसे कैसे मैनेज करें? देखिए, ये काफ़ी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये डिफ़िकल्ट चीज़ भी है मैनेज करना कई लोगों के लिए। मेरे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कि पेट की चीज़ से परेशान है और उनका मेन प्रॉब्लम यही है कि उनका शिफ्ट्स अलग-अलग हैं, किस दिन रात है, किस दिन डे है। फ्रीक्वेंट शिफ्ट्स हैं। एक पेशेंट थे जो कि फ्रीक्वेंट हर हफ्ते उनका इंटरनेशनल ट्रैवल है। सो इसको बेस्ट तरीका मैनेज करने का ये है कि आप जो भी आप ऑल्टर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, उसको एक शिफ्ट को आप कंसिस्टेंटली करें। ऐसा ना होए कि आप हर सेकंड डे या थर्ड डे आपकी शिफ्ट बिल्कुल चेंज हो रही है। तो अगर ये ऑफिस को भी या जो जो रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप एक ही पैटर्न को पूरा महीने के लिए या 2 महीने के लिए उसको फॉलो करें, ताकि इंसान उस तरह के पूरे एक पैटर्न में बैठ जाए। देखिए, अल्टीमेटली बॉडी की अपनी एक रिदम है जिसको हम एक सर्केडियन रिदम के नाम से भी जानते हैं। बॉडी की सारी चीज़ें उस रिदम के साथ लिंक्ड हैं, सोना भी, इमोशंस पास करना भी और खाना भी। अगर हम अपनी रिदम को रोज़ बदलेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी। आप नींद के लिए तो फिर भी दवाइयाँ ईजिली अवेलेबल हैं या फिर एटलीस्ट कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जिसको आप यूज़ करके नींद पूरी कर सकते हो। लेकिन जो बाकी चीज़ें आपकी बॉडी की जो हैबिट्स हैं, उनको आप रेगुलेट नहीं कर सकते ऐसे। तो उसके लिए एक कंसिस्टेंट पैटर्न होना चाहिए, चाहे वो रात का हो या दिन का हो, लेकिन जो भी हो वो कंसिस्टेंट हो। एक आखिरी सवाल ये कि लोग सुबह खाली पेट या तो चाय या कॉफ़ी लेते हैं और ये उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि इससे हमारा पेट साफ होता है। जी। मैं पढ़ रहा था कि इसके बहुत नुकसान भी हैं खाली पेट चाय लेने के। सो वो जिस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, खाली पेट हैं, आपने कुछ भी खाया, चाहे आपने पानी भी पिया हो 1 ग्लास, हम्म, तो वो क्या करता है कि इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को हरकत में लाता है। सो अभी तो पानी ही पिया है तो वो पेट तक ही पहुंचा है, वो बड़ी अंत तक तो नहीं गया है। लेकिन यूं कि वो अंदर पहुंचा है, इंटेस्टाइन ने मूवमेंट शुरू की है, वो जो मूवमेंट है वो फिर पैन गट मतलब छोटी आंत में भी शुरू हो जाती है, बड़ी में भी शुरू हो जाती जो है, अभी तक शांत थी रात जो अभी भर। तक रात भर शांत रही है। हम्म, सो एक तरीके से उसको वो इनिशिएट करते हैं। अब वो चाय से भी कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं, किसी भी, अगर आप अपनी ही बुक्स में जाएँ, हमारे अपने वेदों में जाएँ, उसमें ये लिखा भी है कि सुबह उठो तो आप 4 बजे, जितने बजे उठते हैं उसमें से आप 1-2 ग्लास पानी पी लीजिए। वो पानी पीने के बाद थोड़ा वॉक कीजिए और वॉक करने में जब आप वॉक के टाइम में आपको ऑटोमेटिकली ज़ोर आ जाएगा। सो ये एक एक्चुअली हमारी किताबों में लिखा भी हुआ है और ये मेडिकली भी प्रूवन है कि गैस्ट्रोकोल बोलते हैं। लेकिन आप हम्म, चाय से कीजिए या खाने से कीजिए, और बहुत हमारे मित्र हैं जो वो कहते हैं कि मैं सुबह एक सिगरेट पीता हूँ तब जगह मेरा पेट साफ होता है। तो वो सब कोई वही तो चीज़ क्या कर रहे सिगरेट हैं। से भी बॉल मूवमेंट शुरू हो जाता है, क्या वो आते एक को तरीके मूवमेंट? से हैबिट है। अच्छा, अब वो कोई रिलेशन नहीं कोई है। रिलेशन नहीं है, वो चाहे पानी से भी हो सकता है होने के लिए तो। कई लोग तंबाकू खाते हैं गांव में बहुत तो। चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें हैं कि लोग की धारणाएँ हैं कि चाय से बनेगा या तंबाकू से होगा या सिगरेट से होगा, बट आप पानी भी पिएँगे तब भी वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक्टिवेट क्या होगा ऐसा कुछ और तो नहीं है मोशन कि जाएगा। कुछ सिगरेट पीने से उनका ब्रेन सच में कोई मैसेज दे रहा हो कि नहीं अब आप? उल्टा निकोटीन या उस तरीके से ड्रग से या तंबाकू से तो मैं कहूँगा कि कब्ज़ होने की संभावना ज़्यादा है ज़्यादा है। रादर देन कि पेट साफ़ होने की। हम्म, वो एक हैबिट बन चुकी है कई सालों में कि भई मैं पीऊँगा तो पेट साफ़ होगा, हम्म। तो वो एक दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, कुछ सलाह देना चाहें लोगों को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेट की कोई भी बीमारी को लेके कि प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के लिए जो आज भी चीज़ें बिल्कुल एविडेंस बेस्ड हैं या रिलायबल हैं, उसमें से है एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, हम्म, अच्छा फाइबर, अच्छा पानी। ये अगर हम रखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से ऑटोमेटिकली दूर रहेंगे। सेकंड, अगर कॉन्स्टिपेशन से आपको सफ़र है भी, आप कई साल से उसको तंग कर रहे हैं, तो एक ही तरीके के लैक्सेटिव्स या बार बार कई साल के लैक्सेटिव्स मत खाते जाएं, उसको साइंटिफिकली इवेलुएट कराएं। हमने इसी को एक आगे रखते हुए अपने फोर्टिस में भी हमने एक एडवांस कॉन्स्टिपेशन क्लिनिक की तरह लॉन्च किया है, जो हम कि सिर्फ रोज़ मंडे टू फ्राइडे 2 से 4 के बीच में उन्हीं पेशेंट्स को देखते हैं जहां कॉन्स्टिपेशन की कई लंबे टाइम से दिक्कत है, और उसको साइंटिफिकली एवेल्यूएट करने की ट्राई करते हैं। साइंटिफिक एवोल्यूशन का फ़ायदा ये है कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको दवाई ही खानी है, और खानी है तो किस प्रकार की खानी है, या फिर कुछ एक्सरसाइज करनी है, बायोफीडबैक करना है जिसमें दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। सो सारे कब्ज़ एक ही प्रकार के नहीं हैं, हमें उसको प्रॉपर इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि काफ़ी हमने जो है कॉन्स्टिपेशन से जुड़े सवाल कवर कर लिए हैं। तो ये थे डॉक्टर जुबिन देव शर्मा, जिनसे हमने बात की कब्ज़ के बारे में। आपके मन में कोई सवाल हो, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। थैंक यू।